अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सीक्रेट विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज के हमारे गेस्ट हैं एक बार फिर डॉक्टर मुस्लिम शामोन, कैंसर सर्जन हैं और इस टाइम पे अपनी सर्विसेज एवर केयर में प्रोवाइड कर रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहलाता है। इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन के लिए हमने इन्वाइट किया डॉक्टर मुस्लिम शामोन को, ताकि हम लोगों की अवेयरनेस के लिए इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकें। तो आइए डॉक्टर मुस्लिम से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में एक बार फिर तशरीफ़ लाए हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए और हमारे प्रोग्राम में आप चार चांद लगा देते हैं आके। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल है, इसके अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टमक कैंसर, वो मेल्स में बहुत कॉमन था, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर उससे भी ज़्यादा कॉमन है और ये फीमेल्स में है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये स्टमक कैंसर से भी इसकी रेशो ज़्यादा है। तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, वैसे भी कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो आप बताइए कि जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में इतना ज़्यादा हो गया हुआ है और पाकिस्तान में ज़्यादा हो गया, अब पहले कम था अब और ज़्यादा हो गया हुआ है, तो इसकी बढ़ने की क्या वजह और बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर की कॉजेज़ होती क्या हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ सच अ प्लेटफॉर्म जिस पे हम कैंसर का डिस्कशन करते हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया लास्ट मंथ व्हाट आई रिमेंबर हमने स्टमक कैंसर पे डिस्कस किया। इस बार हमारा ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर छाती का कैंसर एक ऐसा ट्यूमर है जिसकी प्रिवेलेंस विथ टाइम बढ़ती ही जा रही है। आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, फीमेल्स में ही अक्सर पाया जाता है, मेल्स में 1 से 2% होता है। 2021 WHO जो उनकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी कि US के अंदर 12% ऑफ कंप्लीट जो उनका कैंसर था 12 से 13% वॉज ब्रेस्ट ट्यूमर। तो वहाँ से आप प्रेवेलेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। पाकिस्तान में अराउंड 2020 कोविड के दिनों में जो हमारे पास लिस्ट आई थी नेशनल डेटा की, तो उसमें 90,000 केसेस रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के। तो उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 15 से 20,000 का एक फिगर आता है जो हमारे पास रिपोर्टेड डेथ्स हुई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कॉमन है और बढ़ता ही जा रहा है, बट विद टाइम हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी आ गई है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है। पाकिस्तान में भी हम माशाल्लाह वी हैव अ रियली गुड सेटअप। मी बीइंग आई वाज पार्ट ऑफ शौकत खानम, तो हम तो ये बहुत केसेस देखते थे। इस वक्त एवर केयर हॉस्पिटल में हम वहाँ भी इसको देख रहे हैं, तो इसके कॉजेज़ भी है, सिम्टम्स भी हम इस शो में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बताइए कि इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, कि इसका कोई जेनेटिक हिस्ट्री है या ये किस तरह से है, या ये भी बाकी कैंसर्स की तरह ये भी रैंडम बस जिसको होना है हो जाएगा, जिसको नहीं होना नहीं होगा, इस तरह के है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स है, जिस तरह स्टमक कैंसर के हर कैंसर का होता है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर देखें तो मोस्ट कॉमन जो आता है वो जेनेटिक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली द फैमिली हिस्ट्री। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर एक मदर को है तो उसकी बेटी बहुत हाई रिस्क पे हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर चांस होने के। इसी तरह अगर आप देखें तो कोई दूसरे आपको डिसऑर्डर्स चल रहे हो लाइक ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, उनको ज़्यादा चांस है विथ स्मोकिंग एज वेल एज एल्कोहल हिस्ट्री। इफ़ यू सी कि जिस तरह फैमिली हिस्ट्री का मैंने बताया, फिर ओबेसिटी पाकिस्तान में एज वेल एज द वेस्टर्न पॉपुलेशन उनकी फीमेल्स में ओबेसिटी का बहुत चांस होता है और हमारे वहाँ भी है। तो मोर फैटी इनटेक आपकी डाइट में ये भी आपका चांस इंक्रीज करती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो शायद नॉर्मल लेमैन को नहीं पता होता है, तो वो जिस मैं आपके तवज्जुल से पूरी जितने व्यूअर्स हैं उनको पता चले। अर्ली मेनार्चे इसकी अगर लड़की है 12 to 13 ईयर्स, उसको अगर अर्ली मेंसेस शुरू होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसी तरह लेट मेनोपॉज आफ्टर द एज ऑफ 55 दैट इज अगेन अ मेजर रिस्क फैक्टर। ये लोगों को इतना आइडिया इसका होता नहीं है, बट अर्ली मेंसेस आना या लेट मेनोपॉज आना दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज। अच्छा, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस इसकी तो एक कॉज ये बताई जाती है कि हमारा जो है एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, हमारी फूड डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे आप देखें कि बच्चे जंक फूड ले रहे हैं और उनका सेकेंडली लाइफस्टाइल इस तरह का है कि पहले होती थी प्रेशराइज लाइफ होती थी, आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर जो उनसे बड़ा रोल होता था। अभी तो बहुत ज़्यादा ओपन बच्चे फिर रहे हैं और इस तरह से उनकी ज़्यादा ग्रूमिंग शुरू में इस तरह की नहीं हो रही है कि उनकी ट्रिमिंग की जाए इस तरह से। तो शायद ये चीज़ें आई हैं कि इसकी वजह से ये फैक्टर्स जल्दी आना शुरू हो गए हैं बच्चियों में। डाइटरी रोल तो है, डाइटरी रोल भी है, प्लस अवेयरनेस। आप देखें इस वक्त जो बच्चे का एक्सपोजर है, जी बिल्कुल, इस वक्त जो सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, तो वो चीज़ें सबके सामने ही है, तो ये भी बहुत इसमें मेजर फैक्टर आता है। बट जनरली व्हाट वी डिस्कस्ड कि ओबेसिटी भी है, फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका मेजर पार्ट होता है। फैमिली हिस्ट्री के साथ जो है देन वी हैव योर रेडिएशन एक्सपोजर हो या कोई भी आपकी स्मोकिंग या अल्कोहल, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया,
और नलीपैरिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, इसमें मेजर कॉज होता है। नलीपैरिटी इज़ के जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती जी, उनको भी जो जिनको लैक्टेशन का चांस नहीं मिलता वो भी बहुत इंक्रीज़ करता है। बिकॉज रीज़न इसमें जो रिसर्च आती है वो ये कहती है कि व्हेन यू गो फॉर लैक्टेशन, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाती है मदर्स, तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल्स लो रहता है बिकॉज यू आर नॉट ओव्यूलेटिंग। तो व्हेन यू आर नॉट ओव्यूलेटिंग तो ईस्ट्रोजन लेवल्स आर लो, दैट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो देखने जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी एडवांटेज ही है। एक तो फीमेल का वजन भी कम हो जाता है, वेट लूज भी, एंड शी कम्स टू द ओरिजिनल शेप अगेन, एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो फिर एक तो भाई अगर अल्लाह पाक की तरफ से है कि उनके बेबीज ही नहीं है तो ये एक अलग बात है, लेकिन आजकल की हमारी फीमेल्स हैं जो इस चीज़ को अवॉइड करती हैं अपनी, ताकि शेप ख़राब ना हो या जो भी उनके इश्यूज़ हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बजाय इसके कि वो एक बच्चे को भी महरूम कर रहे हैं और उसके अलावा वो अपने लिए भी ये इनके लिए रिस्क कॉज करेगा कि बाद में उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली बढ़ जाते हैं, और यही बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मीन्स आज की अगर फीमेल थिंग्स के मैं ब्रेस्ट फीड ना करवाऊँ, बट आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या होता है, बट द रिसर्च इज़ एंड द फैक्ट इज़, और ये कुदरत का नेचर है कि आपके चांसेस भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर के भी कम होते हैं, ओवेरियन कैंसर के भी कम होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, विद यू अगेन कम बैक टू द शेप। अब जाहिर है हर बंदा उसकी एक अपनी फिजियोलॉजी है, अपनी बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है, अल्लाह पाक की तरफ से है, ये तो उसने हो ही जाना है। ओके, तो इसके अलावा इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? कॉजेज हमने जिस तरह मैंने आपको सारे बताए, अभी हमने डिस्कस किए वन बाय वन। तो जेनेटिक हिस्ट्री जिस तरह आपको मैंने बताया, फीमेल अगर है, कोई मदर को है, तो उसकी बेटी को फिर एनुअल सर्वेलेंस करवाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज, सिम्टम्स हो या ना हो, शी शुड बी गोइंग फॉर एनुअल चेकअप, दैट वुड बी आफ्टर द एज ऑफ 25-30, जिसमें अगर आप डायग्नोसिस की बात करें, सपोज कॉजेज जिस तरह आपने डिस्कस किए, तो फिर हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स अगर देखिए, या साइंस एंड सिम्टम्स, जो सबसे पहले फीमेल एक ब्रेस्ट का लंप लेके आती है, या कोई छोटा मास होएगा, इसके साथ साथ रेडनेस आती है, स्वेलिंग आपको डेवलप हो सकती है किसी भी हिस्से में ब्रेस्ट के, इसके साथ बगल वाला एरिया जो एक्जिला होता है, जिसको आर्मपिट कहते हैं, वहाँ पे भी छोटे लिम्फ नोड्स और गुदूद की स्वेलिंग वो लेके आ सकती है। अच्छा, वो भी ब्रेस्ट कैंसर में इंक्लूड होता है? बिल्कुल, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर का मोस्टली स्प्रेड होता है लिम्फेटिक्स से। लिम्फेटिक्स आर योर बेसिकली लिम्फ नोड्स जो पूरे बॉडी में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं और हर जगह होते, वो लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ ट्रैवल कर रहा होता है, तो कैंसर सेल्स उसी में ही ट्रैवल करते हैं। तो फीमेल को एक तो ब्रेस्ट की अराउंडिंग, कोई भी सराउंडिंग एरिया में उनको फील होएगा, या फिर एक्जिला के अंदर फील होगा। तो जैसे वो लंप या मास लेके आएगी या कोई स्किन चेंजेस, देन हम उसको फिर ट्रीटमेंट शुरू करते विद आफ्टर फर्दर टेस्ट। ठीक है, ये तो उनकी आप कह लें कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन है कि उनको ये अपनी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो वो आपको आके जो उनसे ना असेसमेंट करवाएं या कुछ भी है। तो इसके अलावा फर्दर इसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होते हैं कि आप लोग कैसे उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ये कोई ब्रेस्ट कैंसर है या कोई स्किन डिजीज़ है या कोई और इशू है? ब्रेस्ट कैंसर का फ़ायदा ही यही है कि इसके सिम्टम्स फीमेल खुद फील कर लेती है, या जो भी साइन हो, इसमें यू डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर इनिशियली, पहले आप खुद ही फील करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ वो लेके आती है कि वाइल हैविंग शावर वो फील करती है, बिकॉज व्हेन यू आर वॉशिंग योर बॉडी, आप वैसे ही साफ सफाई रख रहे होते हैं, तो आपको वहीं जैसे लंप कुछ भी एबनॉर्मल फील हो जाए ब्रेस्ट वाली साइड पे या आर्मपिट में, देन दे कम टू अस। अच्छा, इसके अलावा आपने बोला कि जिस तरह वो फील करती है, देन वो आते क्लिनिक में, और फर्दर जो हम सबसे इनिशियल करवाते हैं, हम ये देखते हैं कि उसकी एज क्या है। एज में अगर आप देखें तो अगर 45 या उससे यंग है तो देन वी गो फॉर अल्ट्रासाउंड, और 45 के ऊपर है तो फिर हम मेमोग्राम उसको फिर रेकमेंड करते हैं। क्यों, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि अगर 45 से नीचे होती है एज, तो शी इज़ ऑन अ यंगर साइड, तो ब्रेस्ट टिश्यू जो है ना वो डेंस होता है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड जो है उसमें साउंड वेव्स होती है, और मेमोग्राम स्लो एक्स रेज होता है बेसिकली। तो द मोर योर एज इंक्रीजेज, एल्डरली एज में फैटी टिश्यू ज़्यादा आ जाते हैं ब्रेस्ट में, यंग में डेंस ज़्यादा होता है, उसमें ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा है, ओल्ड एज में आपका फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक्सरेज और वो मेमोग्राम सूट करता है कि जस्ट टू लोकलाइज या कोई भी डायग्नोस करने के लिए कहाँ पे कैल्सिफिकेशंस है। अल्ट्रासाउंड हम यंग लोगों में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको भी हम मेमो अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें रेडिएशन होती है। और यंग में भी अल्ट्रासाउंड है, डेंस ब्रेस्ट में भी अल्ट्रासाउंड है, एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हम अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज या मेमोग्राम, उसके अलावा और कोई डायग्नोस्टिक? अच्छा, वंस आपने अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम करवा लिया ना, उसमें बेसिक्स हमें पता चल गई कि कुछ कैल्सिफिकेशन है, कुछ स्पॉट्स हमें वाइटिश नज़र आ रहे हैं, देन वी गो फॉर अ होल सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस करवा लें, उसमें जस्ट टू सी कि कोई और जगह पे कैंसर नहीं फैला हुआ।
अच्छा, वो ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीट जो है होती वो बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमनली इट गोज टू अनदर ब्रेस्ट, अगर सपोज राइट का है तो लेफ्ट पे भी जा सकता है। लंग्स आते हैं उसी के पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड पे, बोन्स में जाता है और ब्रेन में जाता है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट्स। ब्रेस्ट कैंसर आपके बोन कैंसर की भी कॉज कर सकता है। बिल्कुल, बोन की मेड्स आती है, बहुत से स्टेज 4 जो हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो उसमें होता ही है कि वो बोन में या लंबर स्पाइन में या कोई आपके क्लेविकल बोन हो, बहुत बार ये वाली बोन ह्यूमरस जो आपकी शोल्डर के नीचे आर्म्स वाली आती है यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे आके डायग्नोसिस के लिए आते हो, कि वो कितना फैल चुका हुआ है, और वो इन्वॉल्व अपने साथ लंग्स करता है और आपकी बोन्स को भी इन्वॉल्व करता है, बोन्स है, लंग्स है, ब्रेन है, इट कैन गो टू मल्टीपल साइट्स। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपका क्या फर्दर प्रोसेस होता है, आप कौन से प्रोसीजर की तरफ जाते हैं? जी, वंस अगर सीटी स्कैन पे आ जाता है कि सपोज सब क्लियर आ जाता है जी, तो देन ये आपकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाती है, डायग्नोस्टिक जो रेडियोलॉजिकल होती है। देन वी गो फॉर द बायोप्सी। ठीक है, तो फिर उसमें बायोप्सी की ऑप्शन है कि आप FNAC कराए, फाइन नीडल जो होती है, या ट्रू कट बायोप्सी करवाएं। तो उसमें छोटा सा बस टिश्यू लिया जाता है ब्रेस्ट से, वो बहुत बार इंटरवेंशन हमारे रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं। टिश्यू लेके देन उसको स्पेसिमेन के लिए जब भेजा जाता है हिस्टोलॉजी के लिए, तो उसमें फिर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं। अब इसमें मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि उसमें एक ये हम टेस्ट करवाते हैं जिसमें हार्मोनल टेस्ट होता है। हार्मोनल टेस्ट ये होता है कि ER, PR एंड HER2 ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं। ER इज योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR इज योर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और एक HER2 रिसेप्टर होता है। ठीक है, वो जो हमने टिश्यू भेजा होता है उसमें से फिर आके जब वो टेस्ट आ जाता है देन वी गेट टू नो कि इसका ER पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके, PR पॉजिटिव है या नेगेटिव है या HER2। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हमें पता चलेगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है हॉर्मोन्स पे। ER पॉजिटिव मीन्स ईस्ट्रोजन इसमें है, मौजूद है, सो देन वी कैन गिव अ मेडिकेशन फॉर दैट। आपने अक्सर नाम सुना होगा टेमोक्सिफेन, एक टैबलेट आती है 5 ईयर्स के लिए दी जाती है, पोस्ट ट्रीटमेंट मींस सर्जरी भी हो गई, कीमो भी हो गई, उसके बाद 5 ईयर्स के लिए वो 5 ईयर्स तक आपको लेना है कि आपके एस्ट्रोजन भी कंट्रोल में रहे, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू सप्रेस द एस्ट्रोजन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन। ब्रेस्ट कैंसर को अगर आपको सप्रेस रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो आपको रिसेप्टर्स के एंटेगनिस्ट देने जो उनके एंटी काम करे, तो वो दवाइयां। ये वाली मेडिसिन जो आप बता रहे हैं जिसकी फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री है, मदर को हुआ है, तो वो ये मेडिसिन पहले से यूज करना स्टार्ट कर दें? पहले से नहीं करते, पहले से नहीं करते। आप पूरा चेकअप करवाएं और एनुअल सर्वेलेंस रखें, जब कोई सिम्टम्स आए देन यू विल स्टार्ट। प्रोफाइलैक्टिकली ये ट्रीटमेंट कोई शुरू नहीं करता, बट हाँ US में, यूरोप में भी प्रोफाइलैक्टिक लोग मेस्टेक्टमी कर लेते हैं, विच इज़ अ ब्रेस्ट ऑपरेशन, जिसमें ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है। सपोज मदर को है तो उनकी बेटी पहले से ही ब्रेस्ट का रिमूव कर ले, बट दैट ऑल्सो यू नीड एट अ सर्टेन एज। 20-25 में शायद कोई ना करे, 45-50 के बाद आप कर सकते हैं, सो दैट रिड्यूसेस द चांसेस। नहीं, एक्चुअली अगर हम देखते हैं कि कुछ केसेस इस तरह के जैसे स्पाइना बिफिडा है, तो वो मदर को आपके नेक्स्ट अगर एक बेबी को हो गया है तो नेक्स्ट बेबी की जो है ना उसकी उससे पहले ही उसको स्टार्ट कर देते कि वो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दे, तो उसमें उसको नेक्स्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन था आपसे कि अगर उसकी मदर को है तो उसके चांसेस तो होते हैं ना कि उसको भी हो जाए, तो पहले से ही वो अपनी मेडिसिन से लेना स्टार्ट कर दे जिससे उसका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहे, तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे आई गेस। तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जब फर्स्ट सिम्टम आते हैं देन वी स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। स्पाइना बिफिडा का जो आपने जिक्र किया वो तो कंजेनाइटल है, तो कंजेनाइटल अगर किसी को हुआ है तो आप सही उसको पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल उनकी बेटी को भी होगा या नहीं होगा, तो ये दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन चांसेस तो होते हैं ना कि उसको, चांसेस डेफिनेटली हाई होते हैं जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह बाकी कैंसर्स हैं उनकी स्टेजेस होती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर की भी होती हैं स्टेजेस और टाइप्स, और उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? जी, ब्रेस्ट कैंसर की अगर आप पहले टाइप्स देखते हैं तो जो मोस्ट कॉमन, जिस तरह एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन वो है जो सिंपल एक मास होता है जिसमें कोई कैंसरस सेल्स नहीं होते। ये एज ऑफ 30 से लेस में मोस्टली आपको मिलता है फाइब्रोएडिनोमा। बिनाइन को हम कैंसर कैसे कह सकते हैं? नहीं, बिनाइन तो कैंसर है ही नहीं ना। बिनाइट का मतलब वो मास है, उसमें कैंसरस सेल्स नहीं है। ओके, मैलिग्नेंसी में कैंसरस सेल्स मौजूद होते हैं, बस एक लंप है। ठीक है। तो फाइब्रोएडिनोमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट मास, जिसको ब्रेस्ट लंप भी कह सकते हैं, एंड इट्स मोस्टली फाउंड इन द एज बिलो 30। ठीक है। हमारे पास बहुत केसेस आते हैं यंग एज में, आजकल बहुत हो रहा है कि बिटवीन 25, 27, 28, ये पूरा एक एज ब्रैकेट है। बिटवीन 25 to 30 कर ले आप, इसमें फाइब्रोएडिनोमा आता है। अब उसमें भी ये है कि आप यू डोंट ऑलवेज गो फॉर द ऑपरेशन, अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम है तो फिर हम उसको फॉलोअप रखते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आप वैसे ही करते हैं अपने अल्ट्रासाउंड से? उसमें भी अल्ट्रासाउंड होगा, बिकॉज एज तो वही 45 से कम है। बिल्कुल ठीक है। तो ये फाइब्रोएडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन में आता है। अब अगर हम मैलिग्नेंसी में जाते हैं तो उसमें हमारे पास इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, जिसको IDC कहते हैं। ये बड़ा एग्रेसिव भी है लेकिन
रिस्पॉन्स अच्छा होता है इसका दवाइयों पे, कीमो पे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है जो 60 to 70% पाया जाता है। इसके अलावा लोब्यूलर कार्सिनोमा भी होता है इन्वेजिव। फिर कुछ एक दो ट्यूमर्स होते हैं जो इन साइटी होते हैं, मीन्स सेल्स के अंदर होते हैं, मीन्स बॉडी के बाहर तो उनकी ग्रोथ आती है बट वो इन्वेजिव कैंसर इन साइटू, मीन्स उसमें डक्टल कार्सिनोमा भी है, लोब्यूलर कार्सिनोमा भी होता है, बट जो मोस्ट कॉमन है वो DIC है, डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा। ओके, और इसकी स्टेजेस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं आप लोग? उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसको स्टेजेस बनाने के लिए, या जिस तरह से आपने कहा है कि अगर वो 4th पे पहुंच गया, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि वो फिर बोन्स में भी ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी स्टेजेस कैसे करते हैं आप लोग? इसमें जिस तरह आई जस्ट मेंशन्ड, पहले मेमो और जब अल्ट्रासाउंड हो जाए तो हम CT स्कैन इसलिए करवाते हैं। CT स्कैन टेल्स यू कि इसकी एग्जैक्टली एक्सटेंड कितनी है और वो ब्रेस्ट तक ही और आगे कहीं ना फैला हुआ। ठीक है, तो उसमें हम CT स्कैन करवा के देख लेते हैं कि अगर कोई मेट्स आ जाती है, मेटास्टेसिस लंग्स में है या फिर ब्रेन में है या बोन्स में आ जाए तो बोन स्कैन भी हम करवाते हैं इसके लिए। बोन स्कैन बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो इट्स पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बाकी जो है एक बार यू डिसाइड कि अच्छा ये लोकलाइज्ड है, ब्रेस्ट में ही है, आगे कहीं नहीं फैला हुआ, देन उसके डिपेंडिंग हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस रखते हैं। तो स्टेजिंग अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की देता हूँ तो उसमें जो TNM स्टेजिंग होती है फॉर सॉलिड ट्यूमर्स, तो T1 जो ट्यूमर्स होते हैं वो लेस देन 2 सेंटीमीटर्स होते हैं, ब्रेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और T2 ट्यूमर्स जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर्स तक की रेंज होता है। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास T1 T2 ही आता है। अगर शौकत खानम की बात करता हूँ, जो एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं फिर उसको हम कहीं रेफर भी कर सकते हैं या फिर उसमें फिर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, लाइक पहले आप कीमो दे दे, सपोज एक T3 ट्यूमर आता है, उसकी जो T स्टेजिंग है दैट इज T3 विच मीन्स मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट इट्स नॉट आउटसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर लोकलाइज है। और जो T4 होता है वो ब्रेस्ट से बाहर चला जाए, मीन चेस्ट वॉल आ जाए या पीछे लंग्स में चला जाए, तो वो फिर वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। ओके, सर्वाइवल चांसेस बताइए, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? और इसमें प्रोग्नोसिस अगेन ब्रेस्ट कैंसर की ओवरऑल अच्छी है बिकॉज पाकिस्तान में भी और वेस्ट में तो वैसे ही बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, और ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस मंथ है, तो हमारे वहाँ भी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, एड्स पे ये इसकी खबर दे रहे होते हैं। और मैं भी सारे व्यूअर्स को एटलीस्ट यही कहूँगा फीमेल्स को कि इसमें अपना ख्याल रखें, और कुछ भी इनिशियल लंप फील होना तो फ़ौरन जाए डॉक्टर के पास। ठीक है, तो जहाँ तक सर्वाइवल का आपने सवाल किया, उसमें यह है कि स्टेज 1 अगर है तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल मीन्स कितना चांस है टू लिव फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाकी तो ये सब अल्लाह के हाथ में, बट हम तो एक किताबी बात और जो रिसर्च आती है, 5 ईयर सर्वाइवल फॉर स्टेज 1 इज अराउंड 90%, स्टेज 2 में दैट ड्रॉप्स टू 80-75%, स्टेज 3 इज अराउंड रफली 60-70%, और स्टेज 4 जब हो जाए मीन्स वो ब्रेस्ट टिश्यू से बाहर चले जाए, इट्स स्प्रेडिंग, तो उसमें 25 से 30% होता है। ओके, डॉक्टर मुस्लिम सामून, आप ये बताइएगा कि आप इसका फर्दर इनकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते हैं? इसके लिए सर्जरी होती है या कोई कीमोथेरेपी होती है या कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? और स्पेशली इस टाइम पे आप एवरकेयर में हैं तो वहाँ पर आप कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं? जी, इसमें ट्रीटमेंट प्लान आपका पूरा बनता है वंस वी गेट दी बायोप्सी रिजल्ट्स, वंस वी गेट दी CT स्कैन, सारे जब रिजल्ट्स आ जाते हैं देन हम MDT में बैठते हैं। MDT इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो MDT की पूरी मीटिंग होती है, और कोई भी कैंसर का केस, दुनिया का उसूल है कि कोई भी कैंसर का केस शुड नॉट बी लाइक द ट्रीटमेंट शुड नॉट बी स्टार्टेड अंटिल अनलेस वो केस डिस्कस होगा। तो MDT बोर्ड में वो डिस्कस होगा, जिसमें हमारे पास सर्जन्स भी बैठते हैं, रेडिएशन वाले भी होते हैं, कीमो वाले भी होते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एक बोर्ड रूम होता है। और मैंने US में MD एंडरसन के अंदर या UK के अंदर किंग्स कॉलेज जो उनकी सेंट बार्ट्स हॉस्पिटल जो है, वहाँ भी ये पूरा सेटअप देखा हुआ है, और वही चीज़ हमारे पास शौकत खानम में भी थी, एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर रहे हैं कि MDT में पहले डिस्कस करें फिर ट्रीटमेंट पे जाए। तो ये एवरकेयर में भी सेम प्रोसीजर चल रहा है? एवरकेयर हॉस्पिटल में टोटल वी आर नॉट लुकिंग पर्टिकुलरली कैंसर, हमारी जनरल सर्जरी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे MDTs का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लेके आएंगे। वहाँ हमारे CEO साहब होते हैं मिस्टर इरफान खान, तो वो इस पर वर्क कर भी रहे कि हम कैंसर के और नए नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज को लेकर इसको फर्दर इसको जो है ना और ज़्यादा इसको मैच्योर करें और इसको अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट की तरफ लेके चलें। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए वी हैव रियली गुड फैसिलिटीज एट एवरकेयर हॉस्पिटल। जिस तरह मेमोग्राम की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, फिर CT स्कैन होता है, तो पेशेंट उसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस से गुजरता है, एंड देन जब सारी रिपोर्ट्स आ जाती है देन वी डिसाइड कि ठीक है, अगर इसका सपोज स्टेज 1 है या T1 जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें हम सिंपल एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सर्जरी की टाइप्स बता रहा हूँ। एक होती है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम ब्रेस्ट रिमूव नहीं करते, उसको कंजर्व करते, बट जो लंप है जहाँ पे वो मांस था उसको और थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू भी ब्रेस्ट का साइड में अलोंग उसको लेते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर उसके आर्मपिट्स के अंदर यहाँ पे कोई
लिम्फ नोड्स है या नहीं है, अगर है तो उसको भी एक सैंपल के लिए ले लेते हैं। ओके। ये होता है इनिशियल कि अगर छोटा है तो आप सिर्फ लंप निकालो, जिसको लंपेक्टमी भी कहते हैं। जी जी। ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद देन वी हैव मेस्टेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल, जिसमें हम ब्रेस्ट टिश्यू भी निकालते हैं और साथ में लिम्फ नोड्स भी निकालते हैं। ओके। ठीक है, वो एक नेक्स्ट स्टेज के लिए T2 T3 के लिए। ठीक है। अब बहुत सी बार होता है कि अगर पेशेंट वाइड स्प्रेड डिजीज लेके आया हुआ है, वो तो स्टेज 4 है जी। तो उसमें सर्जरी का इतना रोल नहीं होता, ठीक है। उसमें फिर हम कीमो रेडिएशन देके उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। पहले मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद आप सर्जिकल बाद में अगर वो श्रिंक हो जाए, डाउन साइज हो जाए ट्यूमर, देन हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाद में आप सर्जिकली ही उसको रिमूव करते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर बहुत ज़्यादा फैलावा है, क्योंकि सर्जरी में देखना ये होता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट। जी एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट सर्जन इज हु नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। यस। हर केस को ऑपरेट नहीं करना होता, ऐसे ही तो पहले देखना होता है कि इसको कौन सी ट्रीटमेंट प्लान में फिट होता है, एंड देन वी स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सर्जरी से पहले हम ये वाले प्रोसीजर करते हैं या फिर सर्जरी के बाद, ये कीमोथेरेपी हो गया या आपके जो दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं? और ये बताइए कि इसमें गामा रेज जो है उसका क्या रोल है, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, एक टर्म होता है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी इज बेसिकली कि हम सर्जरी से पहले कीमो देते हैं जस्ट टू डाउन साइज द ट्यूमर। तो अगर कोई बड़ा ब्रेस्ट लंप लेके आता है 6-7 सेंटीमीटर्स का, तो वो T3 से भी ज़्यादा होता है, तो उसको हम डाउन साइज करने के लिए पहले वो पेशेंट कीमो जाता है, रेडिएशन लगती है, एंड देन उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि ER-PR जो स्टेटस हम बायोप्सी में हमारे पास आ जाता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि ये इसका ER-PR स्टेटस क्या है। सपोज अगर कोई ट्रिपल पॉजिटिव है, मीन्स उसका ER भी पॉजिटिव है, PR भी और HER2 भी है, तो उसमें उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, उसका 5 ईयर सर्वाइवल भी अच्छा है। बट अगर तीनों रिसेप्टर्स नेगेटिव आए, दैट मीन्स कि इस पे ये दवाइयाँ असर नहीं करेगी, तो उसका प्रोग्नोसिस और बुरा हो जाता है, जो ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स होते हैं। तो सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का कैंसर है और क्या स्टेज पे आए। ठीक है। ऑप्शन सारे, अब आजकल जिस तरह ये है कि सपोज हम ब्रेस्ट रिमूव भी कर दे, जिसको मेस्टेक्टमी कहते हैं, उसके बाद हम इम्प्लांट्स का भी ऑप्शन देते हैं मरीज को। ठीक है। कि हम जो है फ्लैप्स भी लगा सकते हैं। एक फ्लैप होता है आप स्टमक का मसल, ये जो एब्डोमेन होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये फ्लैप को भी आप ऊपर ब्रेस्ट पे ला सकते हैं। और एक पीछे आपका होता है लैटिसिमस डोर्साई मसल। ये प्लास्टिक सर्जरी में आएगा ये? नहीं, ये ब्रेस्ट सर्जन ही करते हैं साथ में। ओके। हम इसमें प्लास्टिक्स को इन्वॉल्व इतना नहीं करते। तो एब्डोमिनल मसल्स या बैक से लैटिसिमस डोर्साई, जिसको LD फ्लैप कहते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। फ्लैप्स के अलावा एक ऑप्शन होता है इम्प्लांट्स का, जिसमें जो लेटेस्ट इस वक्त है सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी है और एक सलाइन है। ठीक है। तो वो भी वेरी करता है कि पेशेंट की क्या प्रेफरेंस है और डॉक्टर सर्जन की भी क्या प्रेफरेंस है उस वक्त। ऐसे बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइएगा कि आपका जो ये प्रोसीजर है, रेडिएशंस, कीमोथेरेपी और सर्जरी, ये स्टेजेस पे आप लोग कहते हैं कि इस स्टेज के पेशेंट को ये वाली चीज़ करवानी चाहिए, इसके ये करवानी चाहिए, तो आप बताइए कौन से स्टेज में कौन सी चीज़ आप रिकमेंड करते हैं पेशेंट को? स्टेज 1 तो बड़ा इजी होता है निकालना और वो सर्जरी में ही बेहतर हो जाता है। उसमें बाद में फॉलोअप की भी फॉलोअप चाहिए होता है, लेकिन कीमो रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। स्टेज 2 एंड 3 में यस इट डिपेंड्स ऑन द साइज। उसमें चांस होता है कि पहले हम उसको डाउन साइज करें, न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन देके, एंड देन वो सर्जरी के लिए आता है। बहुत सी बार ऐसा होता है हम सर्जरी कर ली, फिर हमने जो सैंपल भेजा है बायोप्सी का स्पेसिमेन में, उसमें ऐसे रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ऐसे मार्जिन आते हैं कैंसर के, जिसमें हम कहते हैं कि अगर रिकरेंस प्रिवेंट करनी है कि वापस ना आए, तो हम उसको कुछ डोज ऑफ फ्रैक्शंस रेडिएशन दिलवा देते हैं। ओके। सर्जरी के अलावा हम इसको मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है मेडिसिन से? मेडिसिन एज सच कोई नहीं होती इसकी, इसमें कीमोथेरेपी होती है या सर्जरी होती है। ओके। तो वो जिस तरह भी आपको मैंने बताया कि हर स्टेज पे डिपेंड करता है। हाँ, मेडिकेशन होती है लॉन्ग टर्म्स के रिकरेंस ना हो, रिकरेंस को बचाने के लिए, उसके लिए वो टेमोक्सिफिन होती है। अगर कोई प्री मेनोपॉजल फीमेल है जिनको मेनोपॉज नहीं है, तो उसको हम टेमोक्सिफिन देते हैं। जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज होती है उनको हम एक और ड्रग आता है एनास्ट्राजोल करके, ठीक है, वो हम उसको दे देते हैं। ठीक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रोसीजर बताया था कि आप लोग सर्जरी करते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर सिलिकॉन का था, तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आपके जो है ना कैंसर का इशू ना भी हो तब भी ये सर्जरीज हो रही हैं। ये तो प्लास्टिक सर्जरी वाले भी कर लेते हैं। तो वो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें कैंसर इन्वॉल्व नहीं है। ओके। तो वो तो कॉस्मेटिक्स में आ जाता है ना। तो व्हेन इट्स बेसिकली व्हेन द कॉस्मेटिक्स एंड द कॉस्मेटिक्स आर इन्वॉल्व, तो वो फिर प्लास्टिक सर्जन आ जाता है। हम लूप में बहुत बार लेते हैं, जिस तरह 1-2 केसेस मुझे पता है कि हमने शौकत खाना में ब्रेस्ट सर्जन भी हमारी टीम थी और हमने प्लास्टिक्स को भी इन्वॉल्व किया था, बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी ज़रा फाइन आर्ट फील्ड है, वो ज़रा बारीकी से काम करते हैं। जनरल सर्जन जो है वो ज़रा रफ होते हैं हमारे हैंड्स, तो हम बहुत बार फिर उनको रख लेते साथ में, इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जो आप कह लें कि कॉस्मेटिकली जो सिलिकॉन इम्प्लांट किए जाते हैं, तो ये आपके एवर केयर में या यहाँ पर शौकत खाना में दोनों में ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, पर्टिकुलरली फॉर कॉस्मेसिस नहीं है। शौकत खाना वॉज पर्टिकुलरली फॉर कैंसर, तो वो जो चाहते थे रिकंस्ट्रक्शन में, उसमें हम उनको ऑप्शन देते।
एवर केयर में हमारे पास अभी ये सिलिकॉन का मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा है यहाँ पे, लेकिन वाई नॉट, अगर पेशेंट की प्रेफरेंस होगी तो वी हैव सर्जन्स जो मेस्टेक्टमीज हम सब तो कर आप रहे इस तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि अभी हो भी रहे हैं केसेस? नहीं, अभी तक ऐसा सच कोई नहीं हुआ है, लेकिन आगे यस डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अक्टूबर का मंथ है, अगर आप अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज देना चाहें अवेयरनेस के लिए यही है कि जनरली पूरे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा कैंसर है कि सिम्टम्स इसके बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि फ़ौरन पता चल जाता है और इसको डिले ना करें। इसमें ये ना देखें कि हस्बैंड क्या कहेंगे या घर वाले क्या कहेंगे, सपोज़ आपकी शादी नहीं भी हो। जनरली जैसे आपको फील हो, यू जस्ट गो टू द जनरल फिजिशियन द नेक्स्ट डे एंड देन इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करेंगे। और ये अगर ख़राब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा ये पेशेंट की एंड ऑफ द डे लाइफ ही ले लेता है। ऐसे है डेफिनेटली, जिस चीज़ से आप हेजिटेट कर रहे हैं कि आप छुपा रहे हैं, वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है और बाद में शो तो हो ही जाएगा ना कि इसकी वजह से डेथ हुई है। इसमें बिल्कुल यू डोंट नीड टू हेजिटेट, फ़ौरन नेक्स्ट डे ही जाए और इसका इलाज शुरू करे और बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच आपके आने का। वेलकम। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे पास डॉक्टर मुस्लिम, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है तो आपको उन्होंने बताया है कि प्लीज़ इस चीज़ से आपने शाये नहीं होना है और आपने कोई भी इस तरह की चीज़ अगर आपको लगे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट आप खुद कर सकते हैं घर पे, तो अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि आपको करवाना चाहिए इसका चेकअप, तो फ़ौरन से पहले आप जाके चेकअप कराएं ताकि आप इसके जो उनसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकें और इसकी अर्ली मैनेजमेंट कर सकें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।